बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 3, मात्राएं, शब्द और वाक्य। बच्चों, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, है ना? वर्ण यानी कि अक्षर। अब वर्णमाला में क्या होता है? अक्षर, स्वर और व्यंजन, दो तरीके से उसमें वर्णन किया गया है। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि स्वर जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। बिना स्वरों की सहायता से उनका कोई वजूद नहीं है। ठीक है? अब ये बात हुई वर्ण और अक्षर की। अब उन अक्षरों को मिलाकर बनते हैं शब्द। अब कैसे बनते हैं वो हम इस पाठ में जानेंगे। ठीक है? शब्दों के बारे में जानेंगे और नहीं, मात्राएं, है ना? स्वर और व्यंजन। मैंने जैसे आपको बताया था कि स्वर इंडिपेंडेंट होते हैं और व्यंजनों को स्वर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि स्वरों की मात्राएं होती हैं और व्यंजन पे मात्रा लगेंगी तभी तो शब्द बनेगा। ठीक है? तो मात्राओं का ज्ञान करेंगे, शब्द और शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है? लेकिन इसमें शर्त ये है कि शब्द वो होनी चाहिए जिनका एक कुछ अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी हम शब्दों को जो वर्ड अक्षरों को जोड़ रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो शब्द बोलने चाहिए जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे ही वाक्य होते हैं, तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है और जो वाक्य हम बना रहे हैं, जो वाक्य हम लिख रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग, कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए विस्तार से जानते हैं हम इस पाठ में। सबसे पहले हम बात करेंगे मात्राओं की, जैसे गाय, हाथी, किसान, मोर, पौधा। तो बच्चों देखिए, ये जो रंगीन जो यहाँ पे हैं शब्दों, इस शब्द में, इन सारे शब्दों में जो रंगीन चीजें हैं वो क्या है? वो सब मात्राएं हैं। तो उपयुक्त शब्दों में अगर ये रंगीन चिन्ह नहीं होते तो ये शब्द ग ग गो आय, ह आथई, कैसा अन, मा ओरा, पा ओ ध आ पौधा, इस तरह से बोले जाते। तो भाषा को शुद्ध करने का काम भी तो व्याकरण ही करती है ना। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। जब हम स्वरों को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है और स्वरों के इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते। ये रंगीन चिन्ह ही स्वर की मात्राएं यानी कि वोवल सिंबल्स कहलाती है। ठीक है? अब आता है स्वर, मात्रा, व्यंजन जमा स्वर, मात्रा सहित व्यंजन और स्वर। पहले होता है ये स्वर। तो ये जो स्वर हैं ये इनकी मात्राएं हैं। तो जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है? क अ, बस इसका इतना होता है कि इसको पूरा क बनाता है ये अ, यानी कि ये अ तो हर व्यंजन के बाद लगता है। ठीक है? तो क म ल कमल। अब ये आ गई यहाँ पे आ की मात्रा, अ, तो का आ कागज। छोटी ई की मात्रा का ई किला। बड़ी ई की मात्रा का ई कील। छोटे ऊ की मात्रा का ऊ कुली। ठीक है? अब आगे देखिए, बड़े ऊ की मात्रा देखिए यहाँ पे, क उ फूड़ा, र से ऋषि, क्र कृषक, ए से एडी, क ए केला, आई से आईना, कैमरा, ओ से ओकली, ओ को कोयल, औ कौवा, है ना? तो इस तरह से ये स्वर होते हैं और ये इनकी मात्राएं होती हैं और जब हम इन्हें व्यंजन में लगाते हैं तब शब्द बनता है ना, इनको जोड़ के। तो बच्चों, उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। उ और र से ऋषि की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। ठीक है? ए तथा ऐ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। र के साथ उ या ऊ की मात्रा उसके पेट में लगती है। जैसे र उ, ये छोटा ऊ है, रुई रुपया। ये बड़ा ऊ है, र उ रुमाल, अमरू, इस तरह से। तो अब इनके अतिरिक्त क्या है, यहाँ पे 3 अयोगवा की मात्राएं भी होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? पहली होती है अनुस्वार, दूसरी होती है अनुनासिक और तीसरा होता है विसर्ग। ठीक है?
अनुस्वार होती है अंक की बिंदी, जिसको हम सरल भाषा में हम बोल देते हैं ना कि अंक की बिंदी लगा दो उस पे, तो उसको अनुस्वार कहते हैं जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है। रंग हंस, ठीक है। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल संस्कृत में होता है। हिंदी में इसका कुछ ही शब्दों में प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में सबसे ज्यादा विसर्ग का इस्तेमाल होता है। प्रातः दुख, अनुनासिक ऊंट, कंगना। तो एक व्यंजन के साथ एक ही मात्रा लगती है। तो ये तो हो गई मात्राएं। अब हम जानते हैं शब्द के बारे में कि शब्द क्या होता है। तो बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे घ ओढ़ आ घोड़ा, ल अ ल लाल, क ई ल अ लाल किला। यहाँ घोड़ा और लाल किला सार्थक शब्द हैं। इनके लिए वर्णों का क्रम में होना आवश्यक है या जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये शब्द बने, अब इन शब्दों को मिलाकर वाक्य कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इस सारे शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो 7 शब्दों का समूह, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पूरा वाक्य इससे बन गया है और इस वाक्य का मतलब या अर्थ भी निकल के आ रहा है। वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना आवश्यक है। उपयुक्त 7 शब्दों से बना शब्द समूह इस प्रकार भी हो सकता है। क्रिकेट में मैदान नहीं बच्चे हैं खेल, लेकिन ये वाक्य तो गलत है, इसका कोई मतलब भी नहीं निकल के आ रहा ना। तो इस शब्द समूह से कोई बात पूरी समझ में नहीं आती, इसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, अतः यह वाक्य नहीं होगा। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी कि पार्ट हम जिनको कहते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य यानी सब्जेक्ट के बारे में। तो वाक्य में कर्ता के बारे में सूचना देने वाला भाग उद्देश्य कहलाता है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे निकिता निबंध लिख रही है, ईशान समाचार सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे निकिता उद्देश्य है और निबंध लिख रही है विधेय है। 2 भाग होते हैं ना, उद्देश्य और विधेय। ईशान उद्देश्य है और समाचार सुन रहा है वो विधेय। ठीक है, विधेय में वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में निकिता व ईशान उद्देश्य है, निबंध लिख रही है और समाचार सुन रहा है वो विधेय है। तो इस पार्ट में हमने जाना कि स्वर का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। और वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा। प्यारे बच्चों, ये पाठ ही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।